Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Studies with Joy. So today we're going to continue with 10th Standard Science 2 Chapter 1 Heredity and Evolution. अब ये जो चैप्टर है हमने इसे स्टार्ट किया था और आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट देख रहे हैं आप लोग। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बना लिया है पहले से। अगर आपने वो नहीं देखा जल्दी से जाइए और मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा उसे। हमें हमारे चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट पहले से ही बना के रखे हैं सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। सो आपको वो जल्दी से मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 जल्दी देखिए। तो चलिए अभी आज हम लोग पार्ट 3 के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे द रिमेनिंग 3 टाइप्स ऑफ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। हमने 3 देखे थे पार्ट 2 में और बाकी के 3 आज हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हम लोग आज 2 इम्पॉर्टेंट थियरीज करने वाले हैं। इट इज़ वन ऑफ देम इज़ डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सेकेंड इज़ लैमार्किज्म। अब ये दोनों थियरीज क्या होती है, कैसे हुआ, ये सब क्या है, ये सब हम लोग आज ये वीडियो में समझने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना और पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है? तो चलो अभी शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसकी देर है यार, सब्सक्राइब कर दो। आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाते रहेंगे हमारे चैनल पे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम 3 टाइप देखे थे ऑफ द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। कौन से देखे थे? फर्स्ट था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, सेकेंड था एनाटॉमिकल एविडेंसेस और थर्ड था हम लोग का वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब ये तीनों हमने अच्छे से समझ लिए थे, बट आज हम लोग करेंगे बाकी के 3 सबसे पहले। तो अभी चौथा वाला टाइप कौन सा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का? वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब ये पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस किससे रिलेटेड है? जैसे कि हमने देखा कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस रिलेटेड है टू द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस आर रिलेटेड टू द इनर स्ट्रक्चर। और वेस्टिजुअल ऑर्गन्स तो यूजलेस ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में, उनका डीजेनरेट हो जाना उससे रिलेटेड है। अब वैसे ही पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस इज रिलेटेड टू फॉसिल्स और डेड रिमेन्स ऑफ आवर बॉडी। अब ये हमें कैसे मदद करेंगे एज अ प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन? ये कैसे मदद कर सकते हैं ये फॉसिल्स, ये डेड बॉडीज़, ये रेमनेंट्स, कैसे? अब वो हम लोग समझते हैं। तो चलो अभी जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में ये कुछ फॉसिल्स हैं यहाँ पर और बॉडी पार्ट्स है, डिकेड बॉडी पार्ट्स, वो कुछ रिमेन्स है ऑफ डेड एनिमल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी ये सब जो है इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ह्यूमंस को। नाउ अभी हम लोग पहले कौन से एविडेंसेस पढ़ रहे हैं? फोर्थ टाइप पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। So a question may arise in your mind that which organisms existed millions of years ago। जैसे कि मैंने आपको अभी पिक्चर्स दिखाए, ये जो फॉसिल्स थे, ये सब रेमनेंट्स थे, ये सभी कौन से एनिमल के थे? कौन से एनिमल पहले रहते थे? इनके अलावा कौन से और एनिमल रहते थे? ये सब क्यूरियोसिटी तो ह्यूमंस को है। ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है हर चीज़ जानने की, दूसरों के घरों को जानने की। वो सब नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। सो ह्यूमंस हैव अ वेरी गुड क्यूरियोसिटी। सो हम लोग सबके मन में भी आया ये बात कि ये ऑर्गेनिज्म मतलब जो पहले वहाँ अर्थ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते थे। अब ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? हाउ कैन वी टेल दिस? क्योंकि हम तो वो टाइम पे नहीं थे। सो नाउ दिस सीक्रेट हैज़ बीन हिडन इन दी अर्थ। ये जो सीक्रेट है वो अर्थ के इनसाइड है। अब इससे तो आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ के अंदर क्या बोलते हैं दफन हो जाते हैं ड्यू टू मतलब बहुत सारे डिज़ास्टर्स पहले भी आ जाते थे। नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे कि वोल्केनो इरप्शन होना, फ्लड्स आने, अर्थक्वेक आने की वजह से जो बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स बरीड, देवर बरीड। सो उन्हीं फॉसिल्स की मदद से मतलब जो हमें नीचे बरीड हो जाते हैं उन्हें हम फॉसिल्स बोलते हैं। सो remnants and impressions of such organisms remain preserved underground. These are called as fossils. Study of fossils is an important aspect of study of evolution. मतलब remnants and impressions। अब impressions मतलब क्या? उनकी जो, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक एनिमल 2 पत्थरों के बीच में दब गया और वो मर गया और वो पत्थर ज़मीन के नीचे चला गया। अब ये जो एनिमल जो उसकी जो डेड बॉडी तो जो पत्थरों के बीच में से कुचड़ गया, उसके मतलब ऐसे ही मतलब उसका क्रश नहीं हुआ,
बट वो दबा हुआ है, इसकी वजह से वो रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा था और मर गया। तो फिर अभी उसकी जो बॉडी है उसका पूरा एक इम्प्रेशन, उसके जैसा एक आउटलाइन बन जाएगा वो पत्थर पे, तो जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये था वो एनिमल। समझ में आ रहा है? तो इसे हम इम्प्रेशंस बोलते हैं। तो इनके ऑर्गेनिजम्स की रिमेनिंग पार्ट्स या फिर इम्प्रेशंस, दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। अब वो कैसे हुआ वो हम लोग जानेंगे, क्योंकि हमारे पास एक मेथड है। अब ये फॉसिल्स की मदद से आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, एविडेंस कैसे है। ये एविडेंस इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग जानने वाले हैं वही कि कार्बन डेटिंग मेथड। अभी कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग मेथड इज अ मेथड in which we are going to know how these fossils are becoming a evidence of evolution. They are helpful to us. अब कार्बन डेटिंग बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब ये समझने के लिए अच्छे से ध्यान लगा के सुनना। मैंने यहाँ पर इसलिए फिगर पहले ले लिया है, फिर हम लोग रीड करेंगे, ठीक है? सो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। कार्बन डेटिंग में सबसे पहले क्या होता है, आप मान लो एक गाय है, उसने कुछ खाया। एटमॉस्फेयर में कार्बन तो होता है, ये सबको पता है। ये हमारा एटमॉस्फेयर, इसमें कार्बन तो है ही, हाँ सबको पता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये गाय ने कुछ खाया, प्लांट्स खाया। प्लांट्स के अंदर कार्बन नहीं होता क्या? वो कार्बन एक्सेल करते ना, सॉरी ऑक्सीजन एक्सेल करते, कार्बन लेते, सो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम बोल सकते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, कंपाउंड फॉर्म में है। सो प्लांट्स के अंदर भी कार्बन तो है कंपाउंड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और हम लोग का क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। सो अगर मान लो इस गाय ने यहाँ पर प्लांट्स खाए, हाँ, उसके बाद ये मर गई, कुछ भी हुआ, गाय में कुछ गिर गया, वो उसकी एज हो गई, कुछ भी हुआ, हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं। शी डाइड। अब वो ज़मीन के नीचे उसकी डेड बॉडी है। अब वो डिके हो गई, उसकी पूरी बॉडी डिके होने लगेगी। अब वो डिके तो होगी, अब उसके अंदर जो कार्बन है वो भी मर गया। अब वो कार्बन जो है ना उसके अंदर वो रहेगा वैसा के वैसे। अब कार्बन का फॉर्मूला क्या बोलते हैं हम लोग, C12। अभी जो C12 है वो वैसे के वैसे ही रहेगा, हाँ। पर अभी जो यहाँ पर C12 है, उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर में और एक आइसोटोप है कार्बन का। मतलब कार्बन के आइसोटोप, सबको आइसोटोप का मतलब क्या होता है समझ लो। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। मतलब जैसे कि कार्बन 12, कार्बन 14, सो दीज आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। समझ में आया? सो कार्बन 14 वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, वो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और वो भी इसके अंदर आ गया, इस गाय के अंदर, हम लोग के अंदर आता है वो कार्बन 14, C14। अभी इसके अंदर दोनों है, कार्बन 12 और कार्बन 14। जब ये मर गई तभी जो कार्बन 12 यानी कि हमारा C12, ये वैसे का वैसा रहेगा, वो डीके नहीं होगा, वो वैसे का वैसा रहेगा। इस फॉसिल के अंदर भी कार्बन वैसे का वैसा रहेगा। फॉसिल फ्यूल्स आपको पता ही है। सो और दूसरा जो कार्बन है C14, वो डीके करता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। C14 इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिव क्या मतलब क्या होता है, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। वो हम लोग अलग कॉन्सेप्ट है, अभी वहाँ पर नहीं जा रहे। सो C14 रेडियो एक्टिव है, सो इसकी बॉडी में C14 भी है। सो वो रेडियो एक्टिव है और इसी वजह से वो डीके करता है, तो वो कम होता जाता है। अभी यहाँ पर जो C12 और C14 का रेशियो है कार्बन के प्रपोर्शन का, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। उसकी जगह पे C14 कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो C14 कम होता जाएगा, तो ये रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा इन दोनों के बीच में। तो हम इसके ये रेशियो को हम लोग, इस रेशियो की मदद से हम लोग को जो भी फॉसिल्स मिले उसमें हम लोग देखेंगे कि कितना C14 है और कितना C12 है। C12 इज कांस्टेंट, वो उतना ही रहेगा, बट C14 डिके करेगा तो वो कम होता जाएगा। तो हम लोग उसकी जो प्रपोर्शन मिलेगा हमें दोनों में कितना है, C14 कितना और C12 कितना, जो रेशियो फॉर्म होगा उससे हमें मालूम पड़ेगा कि ये कितने साल पुराना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो अभी इसे हम लोग थियोरेटिकली भी देखते हैं कैसे एक्सप्रेस करेंगे। Carbon consumption of animals and plants stops after death, and since then only the decaying process of C14 occurs continuously. एक बार कोई एनिमल मर जाता है या फिर कोई प्लांट मर जाता है तो उसके अंदर कार्बन और तो नहीं जाएगा, हाँ। तो अभी
decaying process. Since then only the decaying process of C14 occurs. तो एक डेड बॉडी के अंदर कौन सा प्रोसेस काम कर रहा है अभी भी? C14 का डिके होना. कार्बन कंजम्पशन तो बंद हो गया, अब कार्बन वो नहीं लेगा, वो बॉडी इट्स अ डेड बॉडी. अब डेड बॉडी में भी एक प्रोसेस चलता रहेगा, वो होगा C14 का डिके करना. अभी C14 भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है जो हम लोग लेते हैं. In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive. अब ये जो हमारा C12 है कार्बन, वो नॉन रेडियो एक्टिव है. अब नॉन रेडियो एक्टिव होने की वजह से पहली बात तो ये आप याद रखना, C12 मतलब कार्बन का मास 12 है, इसलिए हम लोग ऐसे बोल रहे हैं C12 और C14, क्योंकि मैंने आपको बोला था आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होते हैं. ओके, सो C12 नॉन रेडियो एक्टिव है लेकिन C14 रेडियो एक्टिव है, और उसी की वजह से C14 डिके होना चालू हो जाता है. समझ में आ रहा है? सो इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग द कॉन्स्टेंट द रेशियो बिटवीन C14 and C12, it changes continuously because C14 decays. The time passed since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and ratio of C14 to C12 present in their body. This is carbon dating method. अब ये जो C14 डीके हो रहा है वो क्या एक झटके में सब 2-3 साल में ख़त्म हो जाएगा, डीके हो जाएगा? नहीं, दिस डीकेइंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस को बहुत साल लगते हैं. तो जब हमको ये मिला फॉसिल मिलते हैं तो हम उसमें चेक करते हैं कि कितना C14 है अभी और कितना C12 है, उनका रेशियो क्या है, और C14 की कितनी रेडियो एक्टिविटी है, कितना डीके हो चुका है. उसकी मदद से हम लोग को मालूम पड़ता है कि ये कितने साल पुराना है. मान लो C14 ज़्यादा डीके हो चुका है, मतलब C14 और C12 में से C14 बहुत कम है, तो मतलब बहुत साल पुराना है, इसलिए इतना ज़्यादा डीके हो चुका है. ऐसे हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं द टाइम पास्ट. दिस इज कार्बन डेटिंग मेथड. It is used in paleontology and anthropology for determining the age of human fossils and manuscripts. तो ये इन दोनों fields में use किया जाता है, paleontology and anthropology. Once the age of fossil being determined by such technique, it becomes easy to deduce the information about other erstwhile organisms. It seems that vertebrates have been slowly originated from invertebrates. तो अभी जैसे ही किसी भी फॉसिल की एज हमें डिटरमाइन करने को आ गया, मालूम पड़ गई कि उसकी एज क्या है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है कि और ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं. और हम लोग को इसी से मालूम पड़ा ये सब इस एविडेंस की मदद से कि वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स में से ही एवोल्यूशन करके वर्टिब्रेट्स आए हैं, ऐसा हमें मालूम पड़ा है. ठीक है, अब यहाँ पर अब ये ज़मीन के नीचे के कुछ एरास है जहाँ पर एक पर्टिकुलर क्लास के जो एनिमल्स है वो पाए जाते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ. ये देख सकते, ये पहला है सेनोजोइक एरा, ठीक है. सेकेंड है मेसोजोइक एरा. थर्ड है पैलियोजोइक एरा. दिस आर इनवर्टिब्रेट्स एंड रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया एंड स्पीसीज. ये सब क्लासेस है और ये सब ये पैलियोजोइक एरा में आते हैं. मेसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स और सेनोजोइक एरा में एव्स यानी कि बर्ड्स और मैमल्स. ये आपको याद रखना. अभी ये इतने डिटेल में नहीं है, हम जब बायोलॉजी में एनिमल क्लासिफिकेशन यानी कि इसका 6th चैप्टर करेंगे तब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है. ठीक है, तो अभी के लिए इतना डिटेल में नहीं है आपको, बट अभी हम इतना बड़ा प्रोसेस देखा कार्बन डेटिंग का. अभी इतना अच्छा प्रोसेस किसने डिस्कवर किया ये भी जानना ज़रूरी है. सो कार्बन डेटिंग मेथड इज़ बेस्ड अपॉन द रेडियो एक्टिविटी डीके ऑफ natural occurring C14 and it is developed by Willard Libby. He has been awarded with Nobel Prize 1960 for this invention. The age of the materials determined by this method are published in the journal Radiocarbon. अब हम लोग 5वां एविडेंस देखते हैं, दैट इज कनेक्टिंग लिंक. अभी कनेक्टिंग लिंक से आपको थोड़ा अलग ही लग रहा होगा ना, आजकल की भाषा है ना लिंक. अरे मेरे को ये लिंक भेजना ज़रा, इसकी लिंक चाहिए, उसकी लिंक चाहिए. तो ये भी एक लिंक है. लिंक मतलब क्या? जोड़ने वाली चीज़ है, दो चीज़ों को जोड़ने वाली चीज़ है. तो ये भी कनेक्टिंग लिंक है. Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups. So plants और animals कुछ
सब कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि उनके आउटर बॉडी स्ट्रक्चर के कैरेक्टर्स से हमें मालूम पड़ता है कि वो एक प्लांट या फिर कोई एक पर्टिकुलर एनिमल दो अलग अलग को रिलेट कर रहा है, मतलब वो इस क्लास और ये क्लास दोनों क्लासेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन दोनों को ही दिखा रहा है एक ही एनिमल। तो वो उन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक हुई, बीच का बंदर। समझ में आया? सो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इन पेरिपेटस कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटाइल एंड पैरापोडियल लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ये सब कैरेक्टर्स किसके हैं? दीज आर ऑल कैरेक्टर्स ऑफ एनिलिडिया। ये एक हम लोग का ये है एनिमल क्लासिफिकेशन में आपको ये आएगा सब कुछ, बट अभी मैं बताता हूँ। इट इज़ अ क्लास, मतलब एक डिवीजन है हमारे एनिमल्स में। तो ये जो स्पीशीज़ है यानी कि एनिलिडिया, उसकी कैरेक्टर्स वो दिखा रहा है, जो कि है सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटल एंड पैरापोडियल लाइक ऑर्गन्स पेरिपेटस में है। बट साथ ही साथ सिमिलरली दिस एनिमल शोज ट्रैक्यूल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स इज अगेन अ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। सो आर्थ्रोपोड्स की तरह ये पेरिपेटस ट्रैक्यूल रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम भी दिखाता है। सो आर्थ्रोपोड्स और एनिलिडिया दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही एनिमल पेरिपेटस में दिख रहे हैं। अभी इसमें इसे हम बोल सकते हैं एज अ connecting link between Arthropoda and Annelida. So this indicates that Peripatus is connecting link between Annelida and Arthropoda. Similarly, duck-billed platypus lays eggs like reptiles but shows relationship with mammals too due to presence of mammary glands and hairs. It's a very important one. Duck-billed platypus is an animal जो reptiles की तरह एग्स ले करता है और मैमल्स की तरह उनके उसमें मैमरी ग्लैंड्स हैं। अब ये मैमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं आप सबको सूझने ही होगा। मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन मैमल्स इज ऑल्सो स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। मतलब मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन्स आर ऑल्सो मैमल्स, वो हम लोग मैमल्स में आते हैं क्योंकि हमारे अंदर मैमरी ग्लैंड्स है। आपको देखा होगा फीमेल के अंदर भी मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, ये मैमरी ग्लैंड्स आर फिल्ड ऑफ मिल्क, ठीक है। इसलिए हम लोग का जो ग्रुप है वो मैमल्स। अब आप बोलोगे मेल में तो नहीं होता, मेल में भी होते बट वो इतने डेवलप नहीं होते, बट होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो ये मैमरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है डक-बिल प्लैटिपस में और वो रेप्टाइल्स की तरह एग्स भी दे रहा है। तो इसके मदद से हमें मालूम पड़ता है कि डक-बिल प्लैटिपस रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। लंगफिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विद लंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश। एक फिश होने के बावजूद लंगफिश लंग से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, गिल से नहीं। तो ये हमें एम्फीबियंस और फिशेस के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है की तरह है लंगफिश। सो दीज एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। सो ऐसे हमें मालूम पड़ता है कि मैमल्स जो है वो रेप्टाइल से इवॉल्व होकर आए हैं और एम्फीबियंस जो है फिशेस से इवॉल्व होकर आए हैं इन कनेक्टिंग लिंक्स की मदद से। ओके, सो ये था कनेक्टिंग लिंक के बारे में। अब देखिए हम जिनके बारे में बात कर रहे थे, पेरिपेटस जो कि है एनालिडिया और आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक, फिर लंगफिश जो कि है एम्फीबियंस और फिशेस के बीच में कनेक्टिंग लिंक, और डक बिल प्लैटिपस जो कि मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। ऑलराइट, अब हम लोग छठवें टाइप के बारे में बात करेंगे, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब ये एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब क्या है? एम्ब्रियो के बारे में आपको पता है? एम्ब्रियो एक इनिशियल स्टेज है। अब वेन एवर देर इज अ बेबी फॉर्म्ड इन अ वुमेन्स टमी इन ए वोम्ब, सो देर इज स्मॉल पहले तो बहुत छोटे होते हैं, तभी डिफ्यूजन होता है, सेल डिविजन्स होते हैं, सब होता है। तो तभी जब वो छोटे होते तब वो एम्ब्रियो के फॉर्म में होते हैं। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इन योर मदर्स वोम्ब। एम्ब्रियो वाज फॉर्म्ड व्हेन यू वर गोइंग टू बॉर्न। तो वो एम्ब्रियो होता है सबसे इनिशियल स्टेज ऑफ योर बर्थ। उसके बाद आप ग्रो करते हो उसके अंदर ही, और इसलिए तो 9 मंथ वेट करना होता है। तो स्टार्टिंग के मंथ्स में वो एम्ब्रियो फॉर्म में होता है, वो बड़ा होता रहता है बेबी। सो कंपेयर उसे हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं, स्टार्टिंग वाला पार्ट।
सो द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो ग्रो करता रहता है, डेवलप करता रहता है 9 मंथ्स पूरे, और एक बेबी बन जाता है पूरा. सो वो इसका डेवलपमेंट, उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन द पिक्चर शोज दैट ऑल एम्ब्रियोज शो एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस एंड दो सिमिलैरिटीज डिक्रीज ग्रेजुअली. Similarities in initial stages indicate the common origin of all these animals. अब ये कैसे एविडेंस हुआ, इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज देखिए, यहाँ पर 3 स्टेज है. अब देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाला स्टेज देखिए, ये वाला स्टेज. हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी एनिमल्स के एम्ब्रियो. ये कौन से एनिमल्स के एम्ब्रियोज है? ये वो एनिमल्स देख सकते हैं यहाँ पर. ये है पहला वाला फिश का है, सेकेंड वाला सैलामेंडर, थर्ड वाला टॉर्टॉइस, फोर्थ वाला चिकन का है एम्ब्रियो, ये वाला है पिग का, ये वाला काउ का, ये वाला रैबिट का, और ये वाला ह्यूमन का. अब इन सब के स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देखो, सब कितने सिमिलर लग रहे हैं. ऐसे लग रहे हैं सब एक ही स्पीशीज के हैं, बट सब अलग है. आप सबको पता है, ये फिश का है, ये सैलामेंडर का है, फिर ये टॉर्टॉइस का है, ये चिकन का है, ये पिग का है, ये काऊ का है, ये रैबिट का है, ये मैन का है. कितने अलग अलग है सारे, बट फिर भी उनके इनिशियल स्टेज में ये जो उनका एम्ब्रियो है वो कितना सिमिलर लग रहा है. सो इससे मालूम पड़ता है ये सब एनिमल्स का एक पर्टिकुलर कॉमन ओरिजिन था. उसके बाद आप सेकेंड स्टेज में देखोगे थोड़े अलग अलग होने लगे, फिर भी कुछ सिमिलैरिटीज़ है सब में, पर आप जब थर्ड स्टेज देख रहे हो तब वो कितना अलग हो रहा है. अब यहाँ पर सब डिफरेंट होते जा रहे हैं, टॉर्टोइस जैसा लग रहा है. तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेज इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स. तो ये था हमारा छठवा. और अभी इसके बाद हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं विद 2 मेन थियोरीज ऑफ एवोल्यूशन. उनमें से पहली अभी हम लोग देखेंगे डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. अब डार्विन के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं उसकी थियोरी पढ़ने से पहले. हाँ, सो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन lived from 1809 till 1882. This English biologist proposed the theory of evolution. He showed that all the species of living organisms have been gradually evolved over the period of thousands of years from common ancestor. He proposed that principle of natural selection is responsible for this evolution. तो he was a very great scientist really, and उसने ये थियोरी बनाई नेचुरल सिलेक्शन की, जो एवोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब ये थियोरी वॉज अ माइलस्टोन बोल सकते हैं. ये थियोरी नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन, मैं कब से नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बोल रहा हूँ. अभी नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ. नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो नेचर हमें सिलेक्ट करती है, नेचर जिन जिन स्पीशीज़ को सिलेक्ट करेगी कि ये फिट है, दे आर फिट टू लिव, दे विल सर्वाइव, और बाकी सब नेचर के डिजास्टर्स में या फिर नेचर के अडेप्टेशन यानी कि नेचर का क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ख़त्म हो जाएंगी स्पीशीज़. अब नेचर ने ही डिसाइड किया कि डायनासोर नहीं होने चाहिए. अब यहाँ पर देख सकते हैं आप डार्विन्स थियोरी को हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. Darwin's theory of natural selection. Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observations of those specimens, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of the fittest. Very important. The natural selection के डार्विन की जो थियरी वो उसका बेस क्या है? द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. हु इज द फिटेस्ट? इट विल सर्वाइव, रेस्ट ऑल विल die. For this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Species. While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. So Darwin बोलते हैं कि हमारे जो सभी organisms है वो reproduce करते हैं prolifically, और ये वो समझा रहे हैं हमें. अब prolifically क्या मतलब, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को समझ में आ रहा है कि all the organisms compete with each other in a life-threatening manner. अब लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में वो कैसे एक दूसरे के साथ कंपटीशन कैसे कर रहे हैं, हम लोगों को नहीं दिख रहा कहाँ पर कि रेस चल रही है क्या एनिमल्स के बीच में. नहीं, वो ऐसे ही compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. ये कंपटीशन ही है उनकी लाइफ, बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग मैनर. यहाँ पर लाइफ किसी की बचेगी तो किसी की जाएगी. कोई डेवलप करेगा तो कोई पेरिश हो जाएगा, कोई स्पीशीज़ न्यू बनेगी या फिर कोई स्पीशीज़ गायब हो जाएगी. इतना डेंजरस है ये. इन दिस कॉम्पिटिशन only those organisms sustain which show the modifications essential for winning the competition. ये जो हमारा कंपटीशन है इसमें वही ऑर्गेनिजम्स बचेंगे जो
जो मॉडिफिकेशंस ज़रूरी है इस नेचर में जीने के लिए, मतलब नेचर जो है हमारा, उसका क्लाइमेट है वो चेंज होगा, नेचर का एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो फिर वो चेंजेस के साथ अडेप्शन, अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाना होगा एनिमल को, उसकी वजह से ही वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा, वो सब सहन कर पाएगा, तभी वो वहाँ पर जी पाएगा। तो जो वो कर पाएगा, वो मॉडिफिकेशंस लेके आ पाएगा, वही जीतेगा और वही बचेगा, बाकी सब जो नहीं कर पाए वो सब खत्म हो जाएंगे। So however, besides this, natural selection also plays an important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish. Sustaining and selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific characters. तो जो बचेंगे और जो फिट ऑर्गेनिज्म जो बचे हुए हैं वो रिप्रोडक्शन करेंगे और नई नई स्पीशीज़ को अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देकर बना सकते हैं। तो ये थी डार्विन की थियोरी। बट अभी ये डार्विन की थियोरी इतनी अच्छी थी, इट वॉज अ माइलस्टोन, बट फिर भी इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस अभी आजकल रेज किए गए। हाउएवर सम ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड अगेंस्ट द थियोरी। सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस आर, ये आपको आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट वर द ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो इनको याद कर लेना। पहला है, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। Second, Darwin did not mention any explanation about useful and useless modifications. Third, there is no explanation about slow changes and abrupt changes. So, पहले मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट वाला, नेचुरल सिलेक्शन ही एक फैक्टर नहीं है, यही एक फैक्टर नहीं है रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एवोल्यूशन, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन को बोलना इट्स नॉट राइट, ये बोला गया। फिर डार्विन ने कोई भी यूज़फुल और यूजलेस मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया ही नहीं कि यूज़फुल जो मतलब मॉडिफिकेशंस हुए बॉडी में और वो सस्टेन किए एनिमल्स, बट वो मॉडिफिकेशंस उसके लिए यूज़फुल थे कि यूजलेस, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। एंड देयर इज ऑल्सो नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस। अब्रप्ट चेंजेस मीन्स सडन चेंजेस, अचानक से हो जाना। स्लो चेंजेस मतलब टाइम के साथ, अपने हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से, बट अब्रप्ट चेंजेस सडन चेंजेस बोल सकते हैं। सो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस इन डार्विन्स थियरी। Irrespective of all these objections, Darwin's work on evolution has been a milestone. इन objections के बाजू में रखे तो हम देखने जाए तो डार्विन की जो काम था एवोल्यूशन, वो एक माइलस्टोन था। अब डार्विन की थियोरी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट थियोरी जो कि इम्पॉर्टेंट थी बट डिसअप्रूव हुई थी। अब डिसअप्रूव क्यों हुई थी वो भी हम लोग जानेंगे, बट अभी ये सेकेंड थियोरी किसने की थी? इट वॉज बाय जीन बैप्टाइस्ट लेमरक. Lamarck proposed that the activities of the organisms are responsible for their evolution. These French naturalists proposed that each animal or plant undergoes some changes in its lifespan, and those changes are transferred to the next generation, and such changes occur in next subsequent generations too. अभी ये सब तो मैं आपको डिटेल में अभी लैमरकिज्म के बारे में पढ़ाते हुए समझ में आने ही वाला है आपको, मैं जब पढ़ाऊँगा आपको। बट अभी आप इतना जान लो कि जीन बैप्टिस्ट लेमरक जो था उसने एक बहुत ही अच्छी थियोरी प्रपोज की थी अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, वो उनकी लेजीनेस और उनकी एक्टिविटीज़। अब लेजीनेस तो आपको बताइए क्या है, आप सब लेज़ी तो हैं हुई, ह्यूमन्स आर ऑल्सो लेज़ी, बट उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो रीज़नेबल है कि लेज़ीनेस, वो उसके बारे में हमें बताया गया है जीन बैप्टाइस्ट लेमरक की थियोरी, जिसे हम बोलते हैं द थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या फिर लैमरिकिज्म। अब उसे हम स्टडी करते हैं। जीन बैप्टिस्ट लेमरक proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. अब जो जीन बैप्टिस्ट लेमरक था उसने ऐसी थियोरी प्रपोज की कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जो आउटर चेंजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, वो रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन के लिए। और ये चेंजेस होने का कारण क्या था, वो बोलना चाहते हैं कि इसका कारण है वो पर्टिकुलर वही ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी और उसकी लेजीनेस। अब वो एक्टिविटी और लेजीनेस दोनों ऑपोजिट्स है। एक्टिविटी मतलब काम करना और लेजीनेस मतलब काम न करना। इसी वजह से इसने उसे बोला कि दैट इज़ दिस थियरी इज़ दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। यहाँ पर यूज़ भी है, यूज़ बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड बिकॉज ऑफ द लेजीनेस डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अभी ये थियोरी का यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन से मतलब ये प्रिंसिपल कैसे बना, मतलब ये एग्जैक्टली थियोरी क्या बोलना चाहता है, समझते हैं. Further, he said that the neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations. अब हमारा जो ये लैमरक था उन्होंने बोला कि ये जो जिराफ है उसका जो नेक इतना लंबा है, सबको पता है, बचपन से आप जानते हो. तो इसका कारण है क्योंकि जिराफ बहुत जनरेशन से, बहुत टाइम से जो टॉल प्लांट्स है वहाँ पर उसके ऊपर खाना खाते थे, वही लीव्स खाते थे. तो उसके लिए उनको अपना नेक एक्सटेंड करना पड़ता था, ऐसे ऊपर नेक उठाना पड़ रहा था. तो ऐसे करते 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 बहुत टाइम तक करते करते उनके बहुत सारी पुश्तों की तक वो करते रहे, सेवरल जनरेशंस दे डिड दैट. वैसे करते करते उनमें ये चेंज आ गया और उनकी नेक लंबी हो गई. तो ये उनकी एक्टिविटी की वजह से उनके अंदर ये एवोल्यूशन आया. समझ में आ रहा है? उनकी नीड और एक्टिविटी की मदद से. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस फोटो में आप यहाँ पर देख सकते हैं. एक मिनट, जीन बैप्टिस्ट लिमेरिक ने बोला था कि ये जो जिराफ है वो इनडायरेक्टली सिर्फ यही बोलना चाहते थे कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी जो लेजीनेस या फिर एक्टिविटी जो भी करते वो उसकी वजह से एवोल्यूशन डिपेंडेंट है. और भी एग्जांपल दिए. Similarly, shoulders of the iron smith have become very strong due to frequent hammering movements. अब आयरन स्मिथ मतलब तो पता है ना, लोहा को मतलब आपको पता ही होगा, लोहे पे ऐसे हथौड़ा मार मार के उसको बेंड करके उसको शेप देने वाले, उन्हें हम आयरन स्मिथ बोलते हैं. तो वो फ्रिक्वेंट हैमरिंग करते हुए हथौड़ा मार मार के उनके शोल्डर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इतने डेवलप हो जाते हैं कि उनके लिए वो आम सी चीज़ हो गई. हम लोग नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो उनकी एक्टिविटी की वजह से वो उनमें एवोल्यूशन डेवलपमेंट हुआ, ये उनका मानना है. ऐसा बोला गया उन्होंने, ऐसा हुआ भी, होता भी है, हम सबको पता है. तो उनकी शोल्डर्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट्स. वैसे ही और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़. अब ऑस्ट्रिच के बारे में आपको पता ही है कि उनके पास विंग्स तो है बट वो उड़ते नहीं है, वो उड़ नहीं सकते उन विंग्स की मदद से, उनको वो भागते. एमू भी, वो भी एक बर्ड है. सो ये इन दोनों के विंग्स क्यों नहीं काम कर रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से उन्हें यूज़ नहीं किया फॉर सेवरल जनरेशंस. दैट्स वाई दे हैव बिकम डिसयूज्ड, दे हैव डीजनरेटेड, वीक बन गए. तो ये उनकी लेजीनेस की वजह से था, मतलब डिसयूज की वजह से, डिसयूज ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स. Legs of the birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water, and snakes have lost their legs by modifications in their body or for burrowing habit. अब आप देखो कि स्वान और डक, ये जो दो बर्ड्स है, इनके जो लेग्स है वो मॉडिफाई हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो स्विम कर सकते पानी में. सिर्फ उड़ तो सकते ही है, साथ ही साथ वो स्विम भी कर पाते. क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइम से पानी में रहने की वजह से हुआ है. वो पानी में ड्यू टू स्विमिंग इन वाटर, देयर लेग्स हैव शोन दैट मॉडिफिकेशन. तो उनकी वो एक्टिविटी थी जिसकी वजह से वो उनके अंदर मॉडिफिकेशन आया. तो ये भी वही हुआ, दैट इज यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के प्रिंसिपल के हिसाब से. और यहाँ पर हमें बोला गया कि स्नेक्स जो है उनके जो पैर थे, उनके पास भी पैर थे, बट वो गायब हो गए क्योंकि वो बरो करने लगे. बरोइंग हैबिट मतलब बिल बना, वो पता है ना, नागिन का बिल बोलते हैं ना ऐसे. तो वो जो उनका जो घर है वो बरो करते हैं, मतलब गड्ढा खोद के अपना घर बनाने लगे. तो उसके लिए उनको पैर की इस्तेमाल नहीं करने लगे. तो उनकी बरोइंग हैबिट की वजह से उनके पैर किसी काम के नहीं थे उनके लिए, इसलिए वो गायब हो गए. सो ऐसा हमारे लैमरक्स, जीन बैप्टिस्ट लैमरक, अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, हैड टोल्ड. अभी ये सब उन्होंने हमने थियोरी में बताया. हाँ, अभी उन्होंने ये भी बोला कि ये जो एग्जाम्पल्स है सारे, ये दीज आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू वन जनरेशन. यहीं पे गलती हुई. अभी ये सब माना तो सभी ने कि ऐसा होता है, उनके लेजीनेस और एक्टिविटीज़ की वजह से होता होगा, बट उन्होंने बोला कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र भी होता है. ऐसा पॉसिबल नहीं हर टाइम पे, ऐसा मतलब होता है बट ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता. क्यों? देखो,
ऑस्ट्रिच और एमू के जो बच्चे हैं वो भी नहीं उड़ पाते, ये तो हम लोग को पता है, उसमें ट्रांसफर हुआ। बट आयरन स्मिथ का यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है उन्होंने, तो आयरन स्मिथ के जो शोल्डर्स है वो इतने स्ट्रांग हो गए हो, तो उसका जो बच्चा होगा कि उसके भी शोल्डर्स पैदाइशी ऐसे स्ट्रांग होंगे? नहीं ना, उसके ऐसे मसल्स होंगे पहले से ही नहीं। अब मान लो किसी एक्टर की सिक्स पैक्स है तो उसके बच्चे के भी सिक्स पैक्स निकलेंगे जब वो उसका जन्म होगा? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई दिस थियोरी में ये उन्होंने बोला कि ये ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दैट इज नॉट अप्रूव्ड। सो दिस इज कॉल्ड एज थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ लैमेरिकिज्म। अब उनके डिसअप्रूव की कहानी मैं बताता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज at all was widely accepted that transfer of those characters but transfer of those characters from generation to generation was rejected। मैंने जैसे कि बोला कि डेवलपमेंट होना ऑर्गन्स का ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज और उनका डीजनरेट हो जाना ड्यू टू नो यूज, ये बहुत वाइडली, इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड। बट उनका जो ट्रांसफर होना फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड because it had been verified many times that modifications brought in us are not transferred to next generation and thereby Lamarck's theory was disapproved. The living organism can transfer the characters which it has acquired to the next generation. This is called ancestry of acquired characters. Means अब जो living organism है वो उसने जो कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से लिए, जो उसके पास फ्रॉम बर्थ इट हैज़, वो नेक्स्ट जनरेशन को अपने बच्चों को दे सकता है। जैसे कि आँखें और नाक, ये सब मतलब बॉडी में जो भी हम लोग जैसे बचपन में थे वो हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं, बट हमने बाद में जो एक्वायर किया अपनी लाइफ में जैसे सिक्स पैक्स बनाए वो हम लोग नहीं दे सकते। तो ये मतलब है इस बात का, ठीक है। सो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें की, 3 टाइप्स जो रिमेनिंग थे हमारे इसमें से एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन से वो की है, और हमने 2 इंपॉर्टेंट थियोरी भी समझे। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, कुछ भी डाउट है तो। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।